वन। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट के पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में, जो कि यस्टरडे हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के पीवाईक्यूज़ के ऑलमोस्ट 15 सवालों को कवर कर लिया है और उसके आगे के आज सवालों को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, जो कि फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट थे, उनको बताया था। तो मैं ब्रीफली इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही कम समय में उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। तो मैंने ये बताया था स्टूडेंट कल वाले लेक्चर में कि फंडामेंटल जो राइट है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 के अलावा अगर देखा जाए तो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी ये अमेरिकन संविधान से बारो किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये मैंने आपको बता रखा है, काफ़ी डिटेल में बताया था कल। ओके, तो आज मैं यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। कौन कौन से थे? तो राइट टू इक्वलिटी था, राइट टू फ्रीडम था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट था। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी था एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था। मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आज के समय में अगर देखा जाए तो इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल 31 उसमें मेंशन किया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। और ये राइट टू प्रॉपर्टी अगर आज के समय में देखा जाए तो इसे एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है और एक नया आर्टिकल इसमें ऐड कर दिया गया था, आर्टिकल 300A, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो पार्ट 12 यानी भाग 12 में इसको इंसर्ट कर दिया गया है या वहाँ पे रख दिया गया। ओके, तो इतना मैंने कल आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट एक जस्टिफिएबल राइट है। क्यों है, मैंने वो भी आपको बताया था। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जब भी भारत में कोई नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। इट कैन बी सस्पेंडेबल। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट के 5 ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसमें कोई विदेशी नागरिकों को ये 5 आर्टिकल यानी ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिल सकते। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल राइट है परमानेंट नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि इसे पार्लियामेंट चाहेगी तो बाय लॉ इसे घटा सकती है या इसे बढ़ा सकती है। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि इन जितने भी फंडामेंटल राइट हैं इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट इस पॉइंट को मैंने कल बहुत जोर दे के आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको कल बता चुका हूँ। ये जितना भी पॉइंट मैंने रिपीट किया है क्विकली, ये सारा पॉइंट मैंने आपको डिटेल में कल बता दिया था। इसके अलावा मैंने 15 सवाल को भी सॉल्व किया था और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आज हम लोग स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ से शुरू करेंगे। तो बेसिकली इसको मैंने जस्ट क्विकली एक रिवाइज कर दिया हूँ, जिससे आपको कल वाला लेक्चर अगर आप देखे हैं तो आपका रिदम टूटे ना, आप आसानी से इस वाले लेक्चर को समझ पाएँ। तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं और आज के लेक्चर का जो पहला सवाल होगा वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 होगा। यानी कहने का मतलब है आज का जो सवाल है ये है आपका कि असर्शन और रीजन का सवाल है। तो इसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो असर्शन क्या कह रहा है ये हम लोग समझते हैं। असर्शन ये कह रहा है स्टूडेंट कि अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी जो अस्पृश्यता है यानी अनटचेबिलिटी है, यह संरचनात्मक हिंसा का सबसे बुरा रूप है या स्वरूप है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जो वायलेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस आखिर होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस यानी संरचनात्मक हिंसा, इसको हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक हिंसा।
संरचनात्मक हिंसा क्या है? तो बेसिकली यह हिंसा ऐसी हिंसा है जो कि सीधे तौर पे दिखाई नहीं देती, बल्कि समाज की जो संरचना होती है, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर होता है हमारे समाज में, उसकी व्यवस्था में, उसकी नीतियों में कई कई लोगों को इस वजह से नुकसान पहुंचाती है। कौन? स्ट्रक्चरल वायलेंस। बेसिकली एक तरीके का ये हिंसा है जो कि हमारे समाज में ये दिखती है। ये ऐसे अगर देखा जाए बाहरी तौर पे तो नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे समाज में जो विडंबनाएं हैं, जैसे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच भेदभाव के आधार पे, अगर आप देखें तो जैसे मेल कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल को कम मिलती है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमको सीधे तौर पे नहीं दिखाई देती, लेकिन ये हमारे समाज में प्रेजेंट है। आप हमारे समाज की व्यवस्था को अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये विद्यमान है, जो कि हमारे माइनॉरिटीज़ हो गए या जो छोटे तबके के लोग हैं, मतलब गरीब हैं, जिनके पास वो सारी संसाधन नहीं है, उनको ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो नुकसान पहुंचाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब समाज की जो व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था होगी, चाहे सामाजिक व्यवस्था होगी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था होगी, वो कुछ लोगों को उसके अवसर, उसकी शिक्षा या स्वास्थ्य या उनके अधिकारों से अगर वंचित कर दे, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी संरचनात्मक हिंसा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्ट्रक्चरल वायलेंस की अगर बात करें, इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो ये डायरेक्ट वायलेंस नहीं है, यानी ये सीधे तौर पे हमें नहीं दिखाई देती है कि मतलब कोई मारकाट हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इनडायरेक्टली हमारे समाज में विद्यमान होती हैं, जो कि गरीब तबके के लोगों को या जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं या जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, उनको ये इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं, उनको ये मतलब आप उनके लिए आप कह लीजिए कि उनको ये प्रभावित करती हैं। ओके, तो पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसकी मुख्य विशेषता की, तो ये डायरेक्ट वायलेंस नहीं होती, डायरेक्ट वायलेंस ये नहीं होती। ओके, इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, तो यह समाज की जो व्यवस्था है ना, उसी में छिपी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समाज हमारा निर्धारित कर दिया है, हमारी सोसाइटी में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ भी होंगे आप, जिस भी समाज में रहते होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती हैं, बट इनडायरेक्टली हमारे समाज में आपको देखने को मिलता है। आजकल आप न्यूज़ चैनल को अगर उठा लीजिए तो जाति के भेद पे, धर्म के भेद पे इतना मतलब झगड़ा लगाने का काम करते हैं ये लोग, तो वो भी एक तरीके का क्या है? स्ट्रक्चरल वायलेंस ही है। ओके, वो हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे समाज में वो विद्यमान है। इससे क्या होगा? अगर तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, तो इससे गरीब जो होते हैं, दलित हो गए, महिलाएं हो गई, अल्पसंख्यक जिन्हें हम लोग माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, ये सब इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं कंपेयर टू एलीट जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनके कंपेयर में। ओके, अगर इसके चौथे पॉइंट की मुख्य विशेषता की बात करें, तो यह असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देती हैं। ओके, तो ये कुछ हो गए संरचनात्मक हिंसा के मुख्य बिंदु। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, क्या उदाहरण है इसका? किसका? स्ट्रक्चरल वायलेंस का। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे गरीबी के कारण इलाज न मिल पाना, जाति व्यवस्था के कारण जो भेदभाव हो रहा है वो हो गया, शिक्षा में जो असमान अवसर मिल रहे हैं आपको वो हो गया, वेतन में लैंगिक असमानता हो गया। लैंगिक असमानता का मतलब ये है कि मेल कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू फीमेल कैंडिडेट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो है हमारे समाज में विद्यमान है। यही कारण है कि आज के समय में अगर देखिए तो स्ट्रक्चरल जो वायलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ओके, तो अगर हम लोग अब सवाल पे अगर आएँ, तो सवाल क्या कह रहा है? असर्शन ये कह रहा है कि अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी जो अस्पृश्यता है, यानी जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक आप कह लीजिए कि मतलब सबसे बुरा रूप है किसका? स्ट्रक्चरल वायलेंस का। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कहने का मतलब जो असर्शन है वो तो आपका सही है। रीजन क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस। कहने का मतलब है, इसके मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि जो अनटचेबिलिटी है इसका अभ्यास धार्मिक मान्यताओं के नाम पर किया जाता रहा है। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, और सच्चाई यह है कि ये रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है अनटचेबिलिटी वाले ऊपर, यानी असर्शन को। तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल वायलेंस के बारे में ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट।
अगला सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी। ये सवाल थोड़ा सा विवादित है, विवादित इन द सेंस है इसके दो आंसर आपको निकल के आएंगे। मैं दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसके डायरेक्ट आंसर को नहीं बता रहा हूँ, बट ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहा है। एक सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर पहले तरीके को हम लोग फॉलो करें, पहला तरीका ये है कि आर्टिकल 19 जो है वह एक अलग श्रेणी का, यानी जो आर्टिकल 19 है वो एक अलग श्रेणी का आर्टिकल है। कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल 19 है ये राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आता है, ये राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आता है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल जो आज के समय में 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बचे, मतलब फंडामेंटल राइट बचे हैं, उनमें जो सेकंड वाला नंबर पे था वो राइट टू फ्रीडम ही था। इसमें आपको 5 आर्टिकल मैंने बताया था। तो कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। ये जो 5 आर्टिकल है ये राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आता है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक जो कि मतलब वो 6 जो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था, उसमें से जो पहले नंबर पे था उसका नाम था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, इक्वालिटी। ओके, तो इसमें भी मैंने आपको 5 आर्टिकल बताया था। कौन कौन सा? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे रिपीट करने का कोई उतना औचित्य नहीं बनता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अगर देखें तो ये राइट टू इक्वलिटी की कैटेगरी में आ रहा है, यानी ये तीनों को अगर मिला लिया जाए A, B एंड C, तो ये एक अलग कैटेगरी के आते हैं। और आर्टिकल जो ये D है, आर्टिकल जो ऑप्शन मतलब आर्टिकल ये 19 है, ये एक अलग कैटेगरी में आ रहा है। यानी जो आर्टिकल 19 है ये राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आ रहा है, तो एक हिसाब से देखें तो ये अलग हो गया। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19। ओके, लेकिन अगर दूसरे कैटेगरी को हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो है वो एक अलग कैटेगरी का इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल 14 है ना, ये आर्टिकल 14 जो है वो सभी नागरिकों को मतलब प्रोवाइडेड है, सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हों, चाहे वो भारतीय नागरिक हों या चाहे वो विदेशी हों, भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक। ओके, ये दोनों को ये राइट मिला है, विदेशी नागरिक। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 5 आर्टिकल ऐसे हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हैं, बाकी किसी को नहीं मिले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्टिकल 15 भी मेंशन किया है, आर्टिकल 16 भी मेंशन किया है, आर्टिकल 19 भी मेंशन किया है। तो इस हिसाब से अगर देखें, इस कॉन्सेप्ट की वजह से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो आप समझिए कि वो फंडामेंटल राइट के कैटेगराइजेशन के बेस पे देखें तो इसका आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 भी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, और इसका आर्टिकल 19 भी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या मान रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट आपको मतलब दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर यहाँ पे आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के बारे में बात करता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 16 की बात करें तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। और आर्टिकल 19 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट की बात करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये आपको सवाल समझ में आया होगा और इसके दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको सही बताए हैं दोनों तरीके से, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। तो राइट टू फ्रीडम अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं। यहाँ पे ये 4 आर्टिकल दे रखा है, लेकिन इसमें वास्तव में होते 5 हैं। आर्टिकल 19 हो गया,
आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 21A हो गया जो कि बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा आपका आर्टिकल 22 हो गया। तो टोटल आपके यहाँ पे 5 आर्टिकल हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। तो ये कहाँ से कहाँ तक ये आर्टिकल मेंशन करता है राइट टू फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली अगर देखें तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बात करता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसे ही सवाल यूपीपीसीएस में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवाइज करते चलिए मेरे साथ। जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको एक एक करके मैं यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, और हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ओके, जिससे कि मतलब मेरा कोई भी सवाल छूटे ना। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। तो बेसिकली ये अंडर आर्टिकल 19 के बारे में बात करना चाह रहा है। आर्टिकल 19 जो है वो हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सवाल यही कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कई मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिनमें शामिल है, एक एक करके अगर हम लोग देखें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19, यानी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की बात करता है। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। भारत के पूरे भूभाग, यानी कहने का मतलब है कि जितना इंडिया की टेरिटरी है वहाँ पे आपको फ्रीली घूमने की बात करता है, फ्रीडम देता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की या वहाँ पे जाकर बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 19। और किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय या व्यापार या धंधे को चलाने की स्वतंत्रता देता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जिस कैटेगरी यानी जिस जाति में आप बिलोंग कर रहे हैं उसी जाति के आप धंधे को आगे प्रोसीड करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी धंधा आप अपने हिसाब से चूज करके उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इतने तरीके की जो फ्रीडम है वो हमारा आर्टिकल 19 देता है। तो एक एक करके देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये बात मैंने किया। तो ये आर्टिकल जो 19 है ये प्रोवाइड करता है। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो एक राइट नहीं है। आज के समय में अगर देखें तो आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में इसको मेंशन किया गया है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल ये जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये भी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये भी करता है। तो बेसिकली जो ए, सी एंड डी है ये आपका आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, यानी गारंटी देता है। लेकिन आर्टिकल ये जो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 19 के तहत आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता। ओके, ये आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा है। कह रहा है कि किस आर्टिकल में ये आपको, किस आर्टिकल के द्वारा ये आपको मिलता है। तो आर्टिकल जो आर्टिकल इसका अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ सर्टेन राइट्स, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए और सब क्लॉज ए 1 और सब क्लॉज ए। ओके, इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिससे क्या होगा कि प्रेस स्वतंत्र रूप से काम कर सके और जो समाचार हैं वो अपने प्रकाशित कर सके और बिना सेंसरशिप के राय व्यक्त कर सकते हैं, यानी किसी भी न्यूज़पेपर पब्लिशर को कोई बाहरी प्रेशर ना हो। तो बेसिकली ये हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में मिलता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 19 जो है वो इंश्योर करता है, फ्रीडम टू प्रेस की बात करता है, फ्रीडम टू प्रेस की बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो आखिर होता क्या है। ओके, तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग थोड़ा सा ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राज्य हो गया, राज्य का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत की अगर हम लोग बात करें
ओके। भारत की अगर हम लोग बात करें तो जैसे राज्य किसी व्यक्ति के जीवन में यानी लाइफ में, या आप कह लीजिए कि व्यक्ति के लाइफ के अलावा अगर हम लोग बात करें तो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात करें, तो बेसिकली जब कोई देश या कोई राज्य किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल कानून बनाकर नहीं छीन सकता, बल्कि वह कानून न्याय संगत हो, उचित हो, तर्क संगत हो, ये सब भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि कोई काम जो है वो कानून के अनुसार किया गया हो, बल्कि वह कानून और उसकी प्रक्रियाएं दोनों न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कानून मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, जो प्रक्रिया है यानी जो प्रोसेस है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उचित होना चाहिए, न्यायालय भी ये जांच कर सके कि कानून उचित है या नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत आती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा सा आप मतलब आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 21 यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है, क्या बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, यह आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ओके, यहाँ पे एक आर्टिकल आपको नया दिख रहा होगा, ये आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 किसकी बात करता है? तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 प्रदान करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो कि विदेश यात्रा करने के व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 की बात कर रहा है। तो एक केस आया था जिसका नाम था सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967। एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये आपका आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये दो केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि विदेश यात्रा का जो अधिकार है एक फंडामेंटल राइट है और यह आर्टिकल 21 द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही आर्टिकल 21 है जो कि किसी इंसान को एब्रॉड यानी विदेश यात्रा के लिए राइट प्रदान करता है। बेसिकली यह एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह लीजिए कि मतलब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला कह रहा है राइट टू शेल्टर यानी आश्रय का अधिकार, फिर राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये भी मतलब कहने का मतलब ये विदेश यात्रा का अधिकार, और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार की बात कर रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये अभी मैंने आपको बताया कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। ओके, तो अगर दो को सही मानेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका चला जाएगा। राइट टू शेल्टर की अगर बात करें तो एक केस आया था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस आया था 1995 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आजीविका का अधिकार है ना, लिवलीहुड का जो अधिकार है, उसी में आश्रय का अधिकार भी शामिल है। आश्रय का अधिकार का अर्थ बेसिकली ये है कि केवल सिर पर जो छत है ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन यापन के लिए जो आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे हैं उनका भी अधिकार आपको प्राप्त हो। तो उस केस में चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस में अगर देखा जाए तो इस चीज़ को राइट टू शेल्टर को एक फंडामेंटल राइट के रूप में माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड मैंने आपको बता ही दिया कि सतवंत सिंह बनाम भारत संघ के केस में और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी यह माना गया है कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है एक तरीके का फंडामेंटल राइट है।
राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर बात किया जाए तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का एक केस आया था। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इस केस में बेसिकली अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्रस्तावना है या प्रस्तावना के अलावा जो आर्टिकल 39D है या आर्टिकल 14 या 16 है, ये सब समान काम के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है ये सब उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी फंडामेंटल राइट के रूप में माना है। यानी कहने का मतलब अगर देखें इस ऑप्शन में तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों जो है वो करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों हैं जो वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा माना है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)D रीड विद आर्टिकल 21। कहने का मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज डी को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ने पर उपलब्ध है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली जो गोविंद बनाम एमपी राज्य और अन्य का केस आया था 1975 में, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत अंतर्गत निहित है। यह जो अधिकार है ये अकेले रहने का अधिकार देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि निगरानी के संदर्भ में अगर यह माना गया कि निगरानी यदि दखलंदाजी वाली हो और नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी का गंभीर रूप से उल्लंघन करती हो तो उस पर्सन को आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज डी और आर्टिकल 21 द्वारा गारंटीकृत आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट कराता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो इन दोनों आर्टिकल के थ्रू आप देखेंगे तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्राइवेसी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल। ओके, तो सवाल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मेडिकल एड टू इंज्योर बाय अ डॉक्टर। कहने का मतलब है कि डॉक्टर द्वारा चोट लगने पर चिकित्सा सहायता ये कर सकता है, तो ये बिल्कुल आ सकता है, आर्टिकल 21 के दायरे में ये आ सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो ये भी आ सकता है। पॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी आपका आ सकता है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट यानी जो मृत्युदंड है, कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो ये इसे हम लोग मृत्युदंड कहते हैं, जो कि आईपीसी सेक्शन 302 में मेंशन किया गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस चारों ऑप्शन में जो विकल्प डी है यानी ऑप्शन डी जो कैपिटल पनिशमेंट है वो सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ओके, तो एक केस आया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले से ये स्पष्ट किया गया था कि आईपीसी का जो धारा 302 है उसमें दी गई जो मृत्युदंड की व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह केवल गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ओके, जब कोई आदमी बहुत ही गंभीर केस या बहुत ही गंभीर अपराध किया होगा तभी जाके उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इसलिए मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता। ओके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्शन इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो राइट ऐसे हैं या दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि कभी भी मतलब आप कह लीजिए सस्पेंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कभी भी कोई भी केस आ जाए, नेशनल इमरजेंसी आ जाए, चाहे मैंने पिछले वाले लेक्चर में मजाक के तौर पे आपको बताया कि धरती पलट जाए, लेकिन भारत में ये आर्टिकल जो दोनों हैं आर्टिकल 20 और 21 वो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। ओके, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 माफ कीजिएगा आर्टिकल 19
आर्टिकल 19 कुछ केस में सस्पेंड किए जा सकते हैं, कुछ केस में नहीं किए जा सकते। ओके, जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशन या वार हो जाए, जैसे हमारे भारत पे कोई विदेशी देश आक्रमण करना चाहे या वार की सिचुएशन बनी रहे, तो उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही आर्म्ड रेबेलियन हो, यानी अपने ही देश के किसी भाग में कोई ना कोई हथियारबंद लोग मतलब उत्पात मचाएं, तो उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर सिचुएशन आर्म्ड रेबेलियन का है, आर्म्ड रेबेलियन, उस केस में नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर केस एक्सटर्नल एग्रेशन है या वार का केस है, तो उस केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही होगा, जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 19 में हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 19 मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ इसको, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, और ये आपका मेंशन किया गया है ई में। तो ये बेसिकली आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिया कि सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कहने का मतलब है कि ये आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, ये आर्टिकल 21 की बात कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 19 के थ्रू ही मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की बात कर रहा है। ओके, और ऑप्शन नंबर जो डी है, राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन और बिजनेस, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में इसकी बात की गई है। तो बेसिकली अगर देखें तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो ये बेसिकली आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, जो कि कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर इज, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 ए में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 21 ए में इसकी बात की गई है। और यह एक तरीके का क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट है। इसको कब इंसर्ट किया गया था भारतीय संविधान में, तो ये ऐड किया गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 2002 में। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 21 ए को फंडामेंटल राइट के रूप में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको मेंशन किया गया था। ओके, तो यह एक तरीके का क्या है, फंडामेंटल राइट है। और ये कहता क्या है, तो ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ये जो 6 से 14 साल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट सवाल आता है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो फंडामेंटल राइट है उसमें किस उम्र से लेके किस एज तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 6 से लेके 14 साल तक का है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल असर्शन रीजन का है। असर्शन क्या कह रहा है कि जो द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये बात सही है। ओके, रीजन क्या कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इनडिस्पेंसिबल, यानी बहुत ही अनिवार्य, आवश्यक है। अनिवार्य की बात कर लीजिए, इसका हिंदी में मतलब होता है अनिवार्य। ओके, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट, यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक समाज में जो शिक्षा का अधिकार है वो विकास के अधिकार की व्याख्या में आप कह लीजिए कि परम आवश्यक है या अनिवार्य है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ये जो रीजन है इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो रीजन कह रहा है कि बेसिकली शिक्षा जो है एक तरीके का फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी मौलिक मानवाधिकार है और विकास के अधिकार की व्याख्या में अनिवार्य है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बच्चों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है।
आर्टिकल 29 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेस्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ओके, तो किन किन बातों में ये देखा गया है, तो एक एक करके देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दे रखा है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो पहले ये समझ लेते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस किस आर्टिकल में आता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24, ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस आर्टिकल की एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की बात करें तो ये आर्टिकल 23 बात करता है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस की बात करें तो ये आर्टिकल 24 बात करता है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 29 बात करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 इसमें मेंशन किया गया, आर्टिकल 24 इसमें, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जहाँ यहाँ एक है ये नहीं होगा, यहाँ भी एक है ये भी नहीं होगा, जहाँ पे 4 होगा वो भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी फंडामेंटल राइट में बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है। तो आर्टिकल 17 जो है ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट की बात करता है। आर्टिकल 23 और 24 मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इसमें से जो आर्टिकल 24 है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है, यानी आर्टिकल 24 में ही बच्चों के शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। और जो आर्टिकल 24 है ये अनुच्छेद जो है ये 14 से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी कारखाने में या खान में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने का रोक लगाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब खतरनाक चीज़ों के जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री जो है वहाँ पे काम करने से रोक लगाता है, यानी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 24। ओके, तो उम्मीद करते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट, और सीरीज ये आपको अच्छी लगती होगी। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके कुछ बचे हुए सवालों को लेके। ओके, तब तक के लिए आप सब यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।